सत्य के साथ। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद सलीम सैफी। आज हमारे खास मेहमान हैं वो शख्स, हर कोई जो ऑफिसर बनना चाहता है, एक ऐसा अधिकारी जो उत्तर प्रदेश कैडर का आईपीएस ऑफिसर है। सन 1996 में आईपीएस बना और आईपीएस बनने की घटना भी बड़ी विचित्र रही। अपने पापा के साथ में अभद्र व्यवहार होने के बाद थाने में जो पुलिस वालों ने उनके साथ किया, वो दिमाग में ऐसा चढ़ा कि उस लड़के ने ठान लिया कि मुझे सिर्फ आईपीएस बनना है और आईपीएस बनने के बाद में पुलिस विभाग में एक ऐसा अनुशासन लाना है जो हर कोई अपने पिता के साथ जब कभी थाने जाए तो उसे मान सम्मान और स्वाभिमान का एहसास हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी नवनीत सिकेरा की। नवनीत सिकेरा इस वक्त उत्तर प्रदेश कैडर में काम कर रहे हैं और अपर पुलिस महानिदेशक हैं। तो हम बात करते हैं नवनीत सिकेरा जी से। सिकेरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सिकेरा जी, आप रोल मॉडल हैं बहुत बच्चों के। तो हम शुरुआत वहीं से करते हैं जब एक छोटा सा नवनीत सिकेरा अपने पिताजी के साथ थाने गया था। थाने में क्या घटना हुई थी जो आपने ठान लिया था कि मुझे आईपीएस बनना है? देखिए, ये जो घटना हुई थी, ये मैं कई बार इसको बोल चुका हूँ और मैंने महसूस किया कि जब भी मैं इसको याद करता हूँ तो मुझे पुराने दिन याद आ जाते हैं। और अब चूंकि मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है तो मुझे उस घटना को वो और ज़्यादा मेरे को सालती है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँ, मेरा पूरा प्रयास जो सर्विस के दौरान सिर्फ ये रहा, और मैं इसको बहुत दावे के साथ कहता हूँ कि हम सब पुलिस जन का व्यवहार बहुत उच्च कोटि का होना चाहिए। आम जनता बड़े विश्वास के साथ आपके पास आती है, यकीन के साथ आती है कि जो है हम एक अधिकारी से मिलने जा रहे हैं तो हमें एक अच्छा व्यवहार मिलेगा और हमारे साथ न्याय होगा। और जब वो न्याय नहीं मिलता है तो जिसे कहते हैं ना कि विश्वास का एक ब्रिज जो उसने बरसों से बनाया हुआ था कि हम जाएंगे तो हमें न्याय मिलेगा, वो टूट जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरे प्रोसेस में होती है आपका व्यवहार। कई बार होता है कि आप सभी काम नहीं कर सकते, आप लीगल काम ही कर सकते हैं, इलीगल को आप मना करेंगे, लेकिन इलीगल को जो मना करेंगे वो मना करने का तरीका आपका मृदु होना चाहिए। जैसे चालान काटना है, कोई ओवर स्पीडिंग कर रहा है, हेलमेट नहीं लगाया है, तो उसको गाली देके भी आप चालान काट सकते हैं और एक प्यार से भी कह सकते हैं, भाई देखो दिस इज डेंजरस, आपका जो है आपने नियमों का उल्लंघन किया है और प्लस आपकी जान खतरे में है, तो लिहाजा अब मैं चालान तो आपको काटूंगा। गाली गलौज की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसको व्यवहार को अच्छा रखें, वो बहुत जरूरी है। सिकेरा जी, मैंने देखा आप काफ़ी भावुक हो गए। वो किस्सा जब मैंने आपसे जिक्र किया कि थाने में पापा के साथ क्या किस्सा हुआ था, आपकी आंखें नम हो गई। तो लेकिन जो बच्चे हैं जो आपको अपना हीरो मानते हैं, वो उनके मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पूरी घटना का वर्णन अगर आप करेंगे तो बच्चे भी समझना चाहेंगे। क्या भाई हुआ? जी, मैं फिर से बताऊंगा कि मैं उस भावुक पल को याद बार बार नहीं करना चाहता क्योंकि वो मुझे बहुत अंदर तक सालता है आज भी। लेकिन बच्चों के लिए मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा और मैं बहुत अपने आप को बहुत खुश नसीब मानूंगा अगर आप कहते हैं कि बच्चे मुझे रोल मॉडल मानते हैं। मैं इस लायक नहीं हूं, मैंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया कि बच्चे मुझे रोल मॉडल माने। लेकिन हाँ, जो अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं अपना। आप कैसे एक अच्छे नागरिक बने, इस भीड़ में अपनी अलग पहचान कैसे बनाएं और उसके लिए क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ें मैं हमेशा से बोलता आया हूँ और मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि देखो, चिल्ड्रन वीक भी आने वाला है और बच्चे को जब मैं देखता हूँ, आप यकीन माने, दिल में ना एक कौतूहल पैदा हो जाता है
इतने सारे छोटे छोटे बच्चे, तो मन करता है बस उनको गले लगा लो, हक कर लो, उनके साथ बैठ के ना क्रिएटिव बातें करो। और भाई जी आप ये मानते होंगे कि बच्चों से ज्यादा क्रिएटिव कोई नहीं होता। हम लोगों के दिमाग बूढ़े हो चुके हैं, हमें नई क्रिएटिविटी नहीं आती समझ में, लेकिन उनको आप कोई चैलेंज दो, नए से ब्रिलियंट आइडियाज लेकर आते हैं। तो हम माता पिता को आवश्यकता इस बात की है कि हम उनको एक चैनलाइज करने की कोशिश करें, उनके ऊपर अपनी इच्छाओं का बर्डन, अपने ड्रीम्स का बर्डन अपने बच्चे के ऊपर ना डालें। वो आपको अंदाजा नहीं है, छोटा सा मन होता है, उसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है, इतना प्रेशर आ जाता है कि वो कह भी नहीं पाता। और इनफैक्ट होता क्या है, वो देख रहा है कि माँ बाप बड़ी मुश्किल से मेहनत करके उसको 4 पैसे बचा के उसकी कोचिंग करा रहे हैं, पूरा दम लगा रहे हैं उसको पढ़ाने के लिए। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू ये कि बच्चा इतना ज्यादा गिल्ट में आ जाता है कि देखो एक तरफ माँ बाप इतना मेहनत कर रहा है और वो भी मेहनत कर रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, नहीं आता कई बार। तो वो इतना ज्यादा तनाव बढ़ जाता है कि छोटा चंचल मन, भोला मन कई बार एक एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं। अब जैसे कोटा में क्या हो रहा है, कोटा में हर पेरेंट क्या करता है कि अपने बच्चों को भेज देता है कि जाओ और वहां से तुम सीधे आईआईटी में जाओगे या किसी मेडिकल कॉलेज में जाओगे। अरे सर नहीं जा सकते, कोटा में 4 लाख बच्चे पढ़ते हैं। अब आप खुद ही देखिए आईआईटी में या जो मेडिकल के एग्जाम्स होते हैं नीट में कितने बच्चे जाते हैं, थोड़े सी जाएंगे ना, 20,000 30,000, बाकी बच्चे को कुछ ना कुछ और करना है। लेकिन अगर आप एज पेरेंट्स उनके ऊपर इतना दबाव बना देंगे तो वहां पर मैं इतना दुख होता है जब बच्चे बाहर गली में शोर मचाते हैं, दीपावली में पटाखे चलाते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। ये नौबत नहीं है। जो बच्चे सुसाइड करते हैं आखिर उसका वजह क्या मानते हैं? सुसाइड करने का बच्चे के मन में विचार कहाँ से आता है और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? अगर मैं ब्लंट तरीके से कहूं तो एक बच्चा कभी भी सुसाइड जैसी थॉट पे नहीं आएगा। हम लोग हैं जो उनको इतना प्रेशर बन ले आते हैं कि अबोध बालक समझ नहीं पाता क्या करे, वो एक एक्सट्रीम स्टेप उठा लेता है। हम लोग जिम्मेदार हैं उसके लिए। इस तरीके का माहौल बना दिया है, उसके ऊपर इतना दबाव बना देते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अरे भाई सब एक साथ काम नहीं कर सकते। तो ऐसे बच्चे दबाव से बाहर आ जाएं, ऐसे प्रेशर को गेन ना करें, तो उनके लिए बच्चों को क्या सलाह देंगे कि ऐसा प्रेशर से कैसे बाहर रहें? मैं बताता हूँ आपको सलाह। देखिए, एक ये माँ बाप के लिए है और बच्चों के लिए भी है। और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको मैंने अपने ऊपर, अपने परिवार में, अपने बच्चों के ऊपर भी लागू किया। एक स्टडी हुई थी, बहुत फेमस स्टडी है, और जिसमें 1500 लोगों को उन्होंने, जो बहुत सक्सेसफुल थे लाइफ में, मतलब सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं कि आपने, आपके अकाउंट में कितना पैसा है, सक्सेसफुल का मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स, कि आपकी फैमिली लाइफ कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी है, आपका सर्किल कैसा है, पेरेंट्स के साथ कैसा है, आउटिंग आप कैसी करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स मिला के उसको उन्होंने कहा ये एक सक्सेस है। ठीक है, अब मेरा प्रश्न आपसे है, 1500 लोगों में से उन्होंने सोचा कि इसको एकेडमिक जो उनका प्रोफाइल है उसके साथ मैप करते हैं कि इनमें से एकेडमिकली कितने हाई थे वगैरह वगैरह। आपको क्या लगता है कि कितने इसमें से कितने % लोग ऐसे होंगे जो एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होंगे? तो अमूमन तौर पे लोग कहते हैं कि 50-60% लोग तो एकेडमिकली बहुत हाई होंगे आउट ऑफ दिस 100%। सलीम भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर वर लेस देन 4% पीपल जो एकेडमिकली स्ट्रांग थे इस 100% में से। 96% वो थे जो हमारे आप जैसे एवरेज थे। तो मैं बच्चों आपको ये बताना चाहता हूं, जो टॉपर्स होते हैं 99.9 परसेंटाइल वाले, इस स्टडी में एक रिसर्च आती है, आप पढ़िए उसको, वो बताती है कि ऐसे लोग रियल लाइफ में इनका सक्सेस रेट होता है लेस देन 4%। तो आपका, अगर आप 99.9 परसेंटाइल आपका नहीं आ रहा है तो मैं कहूंगा आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आप उस 96% के पार्ट हैं। बहुत बड़ा चंक होता है 96%। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। और ये यहाँ पर अगर मैं इसके टेक्निकल रीजन्स में जाऊंगा ऐसा क्यों होता है तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा हमारा इंटरव्यू, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जो पेरेंट्स हैं वो इसको जरूर देखें और बच्चों को मोटिवेट करें, उनके अंदर ढूंढें कि उनके अंदर क्या विधा है, उसको अच्छा करें। अब जैसे एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, एक काम आप जरूर करें, जरूर करें। सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने आप को एक स्किल में बहुत अच्छा कर रहे हैं।
बहुत अच्छा कर लिया। जैसे इट्स लाइक दिस कि अगर मेरे से पूछा जाए कि इंजीनियरिंग में मैंने जितना 4 साल में पढ़ा, क्या रियल लाइफ में मैंने उसको यूज किया, तो उसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। यही मैं आपसे पूछूं, जो आपने कॉलेज में पढ़ा, क्या रियल लाइफ में उसका यूज हुआ? नहीं हुआ। बिल्कुल रियल लाइफ इज वेरी डिफरेंट, रियल लाइफ इज वेरी डिफरेंट। बिल्कुल। तो यहाँ पर मेरा सलाह होगा बच्चों के लिए, एक स्किल सेट, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें आप अपने आप को इतना अच्छा कर लें कि आसपास क्या, मतलब यू शुड बी द बेस्ट। वन स्किल सेट, वो कुछ भी हो सकता है, अक्रॉस द होराइजन वो कुछ भी हो सकता है, उसको अच्छा कर लें। एंड सेकंड, आप अपना कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा करें, क्योंकि जैसे आप किसी से मिलते हैं, बात करते हो, सिर्फ बात करते हैं, आप इंटरव्यू करते हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी या आपके अंदर क्या है, सामने वाले को कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा कि आपने मुंह खोला, आपने 2 बातें बताई, और आप यकीन मानिए, जो सीनियर लोग होते हैं ना, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो 1 मिनट में जज कर लेते हैं कि आपके अंदर कितनी डेप्थ है। उनको आपको एकेडमिक रिकॉर्ड्स दिखाने की जरूरत नहीं, वो कभी भी आपसे पेपर्स नहीं देखेंगे। आप भी इतने सक्सेसफुल रहे हैं, और यहाँ पे जितने लोग हैं, आप लोगों ने खूब सक्सेस पाई है, लेकिन आप बताओ, क्या कभी भी आपने और भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए होंगे, कभी किसी ने कहा कि जरा मुझे हाई स्कूल की मार्कशीट दिखाओ? ईमानदारी से बताओ। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर, ठीक है? या कभी किसी ने कहा कि 12th में कितने % मार्क्स आए थे, पूछा कभी इंटरव्यू में? कभी नहीं पूछा जाता, कभी भी नहीं पूछा जाता, ये मार्क्स कभी पूछे ही नहीं जाते हैं। तो इसीलिए इसके पीछे पागल मत बनो, जो चीज पढ़ो उसको दिल से पढ़ो, एंजॉय करके पढ़ो, एक स्किल सेट अच्छा करो, और अपना कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बात कहने का तरीका अच्छा बनाओ। और अगर वो कहने का तरीके में अगर आपको लगता है, जैसे कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कम बोलते हैं, तो लिखने का तरीका अच्छा करें। ईदर वे, आपको कम्युनिकेशन का तरीका, भविष्य पूरा का पूरा एआई का होने वाला है, वहां पे एक ही विधा आपकी काम करेगी, दैट इज क्रिएटिविटी। अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपको काम मिलेगा, बिकॉज बाकी सारा काम एआई कर देगी। एवरेज काम के लिए अब लोगों को जॉब देने की जरूरत नहीं है। अच्छा नवनीत जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आमतौर पे जब बच्चे स्कूल जाते हैं, पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, उसके अलावा भी पेरेंट्स को अक्सर प्रिंसिपल टीचर बुलाते हैं, तो पेरेंट टीचर्स मीटिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या इसमें क्या क्या सुधार होने की ज़रूरत है, इस मीटिंग को फ्रूटफुल कैसे बनाया जा सकता है, फॉर्मेलिटी ना होकर? मैं बताता हूं आपको, मैं बहुत ही ईमानदारी से कैमरे के सामने कह रहा हूं, मेरे दोनों बच्चे 12th करके अब कॉलेज में चले गए हैं। मैंने कभी भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग को अटेंड नहीं किया, आज तक नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है उसमें वो यही कहेंगे, आपके बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं। मार्क्स मेरे बच्चों को कम आते थे, मुझे पता था कम आ रहे हैं। और मैं आपको, जितने पेरेंट्स हैं, आप यकीन मानना, मैं इसमें 1% भी झूठ नहीं बोल रहा हूं, सत्य पे सच बोल रहा हूं। मैंने अपने दोनों बच्चों की मार्कशीट्स कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी, एज ए रूल कभी नहीं देखी। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो सिगरेट साहब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मुझे पता है, मेरे सामने तुम खड़े हो, मेरे से रोज बात करते हो, मुझे पता है तुम्हारे अंदर कितनी गहराई, तुम्हें कितना आता है। मैं तो मार्कशीट देख के मैं क्या ही करूंगा, आई नो यू। तो बच्चों को ना अनावश्यक प्रेशर में न डालें, उनको मोटिवेट करें। और कुछ किताबें बहुत अच्छी हैं जो बच्चों को सही दिशा में लेकर जाती हैं, जिनको हम सेल्फ हेल्प बुक्स की कैटेगरी में रखते हैं। उन बुक्स को बच्चों को पढ़ने को दें, उनको पढ़ना। आप ये यकीन मानिए, शायद मैंने शुरुआत की जो पढ़ाई होती थी, बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूँ, वो पढ़ाई तो सिर्फ जॉब के लिए होती थी, भाई हम पढ़ लें, अच्छे मार्क्स आ जाए, नौकरी लग जाए, यही होता था। लेकिन आपको मैं सच बता रहा हूं कि अब मैं जो पढ़ता हूं, अब मैं 4 घंटे 5 घंटे या 2 घंटे 3 घंटे डेली पढ़ता हूं, जितना मौका मिलता पढ़ता हूं। और अब पढ़ने का, जिसे कहते हैं असली लुत्फ, अब मैं वो उठा रहा हूं। पढ़ने का एक अपना अलग आनंद है, सीखने का अपना एक अलग आनंद है। तो मेरी जो आपका प्रश्न था, उस पर मेरी जो टीचर्स हैं उनको भी एक सलाह है, और पेरेंट्स हैं उनको भी एक सलाह है। टीचर्स को ये सलाह है कि आपके साथ बच्चा रहता है पूरे दिन, आपको अच्छे से पता होता है कि बच्चे के अंदर क्या क्वालिटीज हैं। आप पेरेंट्स जब आए ना, तो आप उनको बताइए आपका बच्चा इस काम में बहुत अच्छा है, आप इसको उसी काम में आगे बढ़ाइए। इसको लिखना बहुत अच्छा आता है, इसको वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी आती है, तो उसको अच्छे एक क्लास का एडिटर बनाइए ना। क्यों उसको जबरदस्ती मैथ्स करा रहे हो? मैथ्स उसको आता नहीं है। अब एक अच्छा एडिटर बनने के लिए मैथ्स का कोई जरूरी, एक न्यूज एंकर बनने के लिए, एक जर्नलिस्ट बनने के लिए मैथ्स का अच्छा होना जरूरी नहीं है। लेकिन जो मैथ्स की टीचर है वो कहेगी आपका बच्चा तो कुछ आता ही नहीं है। अरे क्या फर्क पड़ता है, मैथ्स नहीं आता है तो उसको बहुत कुछ आता है, जो आता है उसको बहुत अच्छा आता है।
और पेरेंट्स को भी मेरी सलाह यह है, मार्क्स पे मत जाएं, अपने बच्चे की ग्रोथ पे जाएं, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें। और अगर आपको नहीं पता है कि कैसे बच्चों के साथ स्पेंड करें, YouTube पे बहुत अच्छी गाइडेंस अवेलेबल है, बहुत अच्छी गाइडेंस अवेलेबल है, जहां पे कि हाउ टू डू द गुड पेरेंटिंग, वो सब करना चाहिए। नवनीत जी, आप सरकारी स्कूल में पले बड़े हैं, आपका जीवन सरकारी स्कूलों में रहा और ऐसे स्कूल में रहा कि जहाँ पे कुर्सियाँ तक नहीं थी, बेंचें तक नहीं थी, ऐसे स्कूल में आप पढ़े हैं। उसके बाद में आप IIT किया, IPS बने और आज एक रोल मॉडल हैं। तो स्कूलों का बिल्डिंग का अच्छा होना, टीचर का अच्छा होना, सरकारी स्कूल का होना, प्राइवेट स्कूल का होना, बच्चे की ग्रोथ पे कितना असर डालता है? आम तौर पे भेड़ा चाल में माँ बाप भागे चले जा रहे हैं कि ये बड़ा स्कूल है, इसके अंदर मेरा दाखिला हो जाए, पैर किसी के पैरों में पड़ रहे हैं, किसी के हाथ जोड़ रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं। तो ये स्कूल की बिल्डिंग, स्कूलिंग और पढ़ाई, इनका आपस में क्या रिश्ता है और कैसे इसे हमें समझने की ज़रूरत है? मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, इसका कोई रिश्ता नहीं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि जो सबसे आसान उदाहरण बता रहा हूँ, सिविल सर्विस की लिस्ट आती है, आप उठा के जो 700-800 बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं, आप सबसे बात कर लीजिए। उनमें से मुश्किल से 10% 20% ऐसे होंगे जिनको अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला होगा। मैं गारंटी से कहता हूँ 80% बच्चे ऐसे होंगे सरकारी स्कूल से पढ़ के आए होंगे। ये सबसे सस्ता आसान पैरामीटर नापने का। क्या सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं करी जाती? सरकारी स्कूल का नाम सुन के लोग अजीब सा मुंह बना मैं लेते फिर से आपको बताता हूँ, होता क्या है, पेरेंट्स लोग एक सस्ता और रिलायबल मीडिया चाहते हैं। इट्स लाइक दिस कि आप एक सोच होती है ना कि जैसे आप किसी होटल में रुक रहे हैं, एक होटल का कमरा 1100 रुपए का है और दूसरा 11,000 का है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कहेंगे हम 11,000 वाले में रुकेंगे, क्योंकि वहां पे इस बात की गारंटी ज्यादा लगती है, ज्यादा साफ सुथरा होगा, हाइजीनिक होगा, राइट? ये हम लोग सोचते हैं। तो पेरेंट्स जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो क्या करते हैं, वो हर चीज को अपने पैसे से खरीदना चाहते हैं। बच्चे की एजुकेशन, कोचिंग अपने पैसे से खरीदना। मैंने देखा है कई पेरेंट्स अपने बच्चों को फॉर एग्जांपल क्रिकेट सिखा रहे हैं तो 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, और वो गली के क्रिकेटर से अच्छा नहीं बन पा रहा है। अरे भाई, आप देखो तो सही, उस बच्चे के अंदर क्या उसका अपना नेचुरल इंटरेस्ट उस तरफ है या नहीं है? अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो गली में खेलने वाला बच्चा सचिन तेंदुलकर बनेगा, और स्टेडियम में खेलने वाला गली में भी नहीं खेल पाएगा, चाहे वो उसके पिता 10 लाख रुपए महीना क्यों ना खर्च करें। आप इस बात को समझिए। ये जो हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं तमाम लोग, बच्चे भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, तो सबके जहन में एक चीज़ रहती है कि मेरा बच्चा स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा है तो ट्यूशन पढ़ाया जाए, फिर स्कूल के टीचर से ट्यूशन पढ़ाएंगे तो ऐसे मार्क्स आएंगे। तो ट्यूशन का, काबिलियत का, स्कूल का और एजुकेशन का आपस में क्या तालमेल मानते हैं आप? देखिए, कई बार क्या होता है कि बच्चे बहुत सी बातें नहीं समझ पाते हैं, तो उसमें आवश्यक हो जाता है कि हम किसी ट्यूटर की मदद ले लें, हेल्प ले लें, सीखने को मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है उससे। लेकिन आप ये सोच लें कि मेरा कोई रोल नहीं है, मैंने तो बच्चे अच्छे स्कूलों बच्चा पढ़ा दिया, अच्छी कोचिंग करा दी है, अब पढ़ाओ। नहीं होगा ऐसे। मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, मेरी पूरी पढ़ाई 10वीं क्लास तक मैं टिन शेड के स्कूल में पढ़ा, जहाँ पे ऊपर टिन शेड होती थी और वो होते ना दीवारें जिसमें छेद बने होते थे हवा क्रॉस होने के लिए। बिल्कुल। इतनी गर्म हो जाती थी अप्रैल के महीने में, पसीने टपकते थे उस पे। जब हम 11th में आए, पहली बार हमें स्लैब वाला पक्का कमरा मिला, तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि चलो अब अच्छा कमरा मिला। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि आप कहाँ पढ़ रहे हो। मेरी पूरी पढ़ाई में जो, जैसे मैं कहूँगा, एक आदर्श व्यक्ति मेरे पीछे लगा हुआ था, मेरे पूज्य पिताजी थे। उन्होंने कभी पुश नहीं किया, लेकिन मोटिवेट बहुत किया उन्होंने। तो इंजीनियर बनाना चाहते थे, वो IPS बनाना चाहते थे? अरे वो गांव के थे, वो तो सिर्फ ये चाहते थे कि बस उनका ड्रीम इतना था कि बस हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मेरे गांव में किसी की फर्स्ट डिवीजन आई नहीं थी तब तक, और उसके बाद एक नौकरी लग जाए, बस इससे बड़ा ड्रीम नहीं था। IIT कैसे पहुंच गए आप? वो ये कि एक और बात बताऊंगा कि कभी आप फेल हो ना तो मत घबराइए, जब भी आप गिरेंगे ना मत घबराइए, मुश्किल हालात आएंगे तो मत घबराइए,
क्योंकि ये टेस्ट होते हैं आपकी जिंदगी के। और मुझे भी रिजेक्शंस मिले, बहुत रिजेक्शंस मिले। यूपी बोर्ड का था तो कई बार तो बेइज्जत करके फॉर्म तक नहीं दिया स्कूल कॉलेजेस वालों ने। मतलब ये तक कहा कि क्यों अपने पिताजी का पैसा बर्बाद करने आए हो। शक्ल देख के बोलते तुम बिहार से हो उत्तर प्रदेश से, बस शक्ल देख इसी एक गरीब से बच्चों मतलब थोड़ा सा शक्ल देख के अंदाज लगा लेते थे, मजाक उड़ाते थे। तो इस तरह के मजाक उड़ते थे। जब कहीं एडमिशन नहीं हुआ तो तैयारी करते हैं, फिर बहुत मेहनत करके तैयारी की, किताबें खरीद कर लेकर आए और बहुत अच्छे से तैयारी की, फोकस होकर तैयारी की। देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी सर्दियां हो रही हैं, इस धूप में हम लोग बैठते हैं, आनंद आता है। ये बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं। इसी धूप को अगर आप कॉन्वेक्स लेंस की मदद से आप फोकस कर दें एक जगह पे, आग लगा देता है। ये समझ लीजिए, आप सब धूप हैं। हम अपनी एनर्जी को धूप की तरह वेस्ट कर देते हैं। एक चीज पे आप केंद्रित कर लीजिए, मुझे इसका परफेक्शनिस्ट बनना है, मुझे बिल्कुल मास्टर बनना है। मैं आपको बता रहा हूं, आप आग लगा दो। एक चीज को पकड़ लो और थोड़े दिन तक लगे रहो। ये नहीं है कि एक महीना करके छोड़ दिया, कुछ नहीं होगा। थोड़े दिन तक, एक आध साल उस पर दो। आपका पूरा का पूरा जीवन, अगर मैं आपको एक गुरु मंत्र आज देकर जाता हूं जो मेरे गुरु ने मुझे दिया, पूरा जीवन आपका लगता है आपने कुछ नहीं किया, सब बेकार, पढ़ाई लिखाई भी अच्छा नहीं, गेम भी अच्छा नहीं, म्यूजिक भी अच्छा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। आज के बाद तय कर लो, एक साल तक एक काम को पकड़ोगे, दिन रात उस पर लगे रहोगे, सोते समय भी आपको सिर्फ उसका जहन में आना चाहिए, वो तुमसे कोई बेहतर नहीं होना चाहिए उस फील्ड में। एक साल, जिंदगी के आपके बहुत साल होते हैं, 80-90 साल आप जीने वाले हैं, 100 साल जीने वाले हैं। एक साल दे लीजिए, मिशन के साथ, फोकस के साथ, शिद्दत के साथ, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। नवनीत जी, कुछ सवाल ऐसे हैं जो आम लोगों के जहन में पुलिस अफसरों को लेकर उठते हैं। सवाल ये है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर ज़्यादातर पुलिस ऑफिसर रूड होते हैं, व्यवहार कुशल नहीं होते, तो एरोगेंसी होती बहुत ऑफिसर्स में। बात है वो सिपाही से लेके आईपीएस तक हो, हर स्टेज पे। तो उनके रूड होने के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है? क्या रूड होते हैं या उन्हें वर्किंग बना देती, क्या क्या कारण होते हैं? ये भाई जी मैं बताऊं, ये एक लंबा टॉपिक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रूडनेस हमारे समाज में है। आप देखो, बड़ी कार वाला होता है, वो छोटी कार वाले को डांट देता है, गाली देके बात करता है। छोटी कार वाला होगा, वो रिक्शे वाले को गाली देके बात करेगा, रिक्शे वाला वो साइकिल को गाली देगा। मतलब जो भी अपने से इकोनॉमिकली कमजोर दिखता है उसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं। आप देखो, हमारे घर में जब, अब मैं उदाहरण देता हूँ, जो सफाई करने आता है, कूड़ा उठाने आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कूड़े वाला। कूड़ा हमने बनाया, वो साफ कर रहा है और उसको हम कह रहे हैं कूड़े वाला। और कैसे हम उससे बात करते हैं, उठा ले यहाँ से। ये हमारे समाज में है। हमारे समाज में आदर सम्मान से बात करना है नहीं, और है तो बहुत कम है। कायदे से उस पर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। और हमें वो समाज बनाना चाहिए जहां पे कोई भी काम हो, काम की इज्जत करनी चाहिए, काम कैसा भी क्यों हो। ये चीज हमारे आपके घर से शुरू होगी। हमारे घर में अगर कोई मेड आती है तो हम उनको दीदी कहकर बात नहीं कर सकते क्या? दीदी जरा चाय पिला दो। ये जब सिखलाई आप अपने बच्चों को सिखाएंगे, धीमे धीमे करके एक अच्छा समाज। जो नए आईपीएस हैं उनके लिए मैं आपका मार्गदर्शन चाहेंगे। जो नए बच्चे आईपीएस बन के आते हैं, गरीब घरों से आते हैं, छोटे घरों से आते हैं, लेकिन आईपीएस बनने के बाद में वो लोग शिष्टाचार ज़्यादातर भूल जाते हैं। उनमें एक एरोगेंसी आमतौर पे देखी जाती है। जो नए आईपीएस ऑफिसर्स हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पुलिसिंग कैसी करनी चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस महती और इतने महत्वपूर्ण जॉब का दायित्व आपको मिला है। ईश्वर ने आपको, एक तरीके से ईश्वर का आशीर्वाद जिसे आप मानिए। और जहाँ तक मेरा इतना लंबा अनुभव रहा है पुलिस में, मैं आपको एक बात बता दूं, एरोगेंस हैज नो प्लेस इन दिस सोसाइटी, नॉट इन दिस सोसाइटी, नॉट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर आप एरोगेंट हैं, आपका बिहेवियर खराब है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है आपको देखने को बहुत जल्दी मिल जाएगा। ये मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूं। और हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी आपकी वो चीज है जो एक अच्छे और रियल मैन का गहना होती है। बी हम्बल, बी फर्म, बी पोलाइट। यही मेरा आपसे। देखिए, और दूसरी बात यह है, आप ब्लेस्ड हो, यू आर ब्लेस्ड, आप सिलेक्टेड वन हो। उसके ऊपर आप रूड हो जाओगे तो क्या ही फायदा। आप
जब भी किसी से बात करें आप सोचें दैट यू हैव बीन चोजन वन। गॉड का, ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इसीलिए मुझे नम्र रहना है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे बहुत बलवान बनाया, इसीलिए नम्र होना और ज्यादा आवश्यक है। नवनीत जी, आपकी एक सोच है, क्योंकि मैंने आपको बतौर एएसपी से लेके डीजी होने की तरफ अग्रसर हैं आप, पूरा सफर देखा। मैंने जो आपके अंदर एक ऑब्जर्वेशन देखा आपने कि एएसपी के समय से मुझे देखा है, हमारा आपका करियर एक साथ ही शुरू हुआ था। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया आपके बारे में, आप बेगुनाह लोगों को जेल में बंद करने के सख्त खिलाफ हैं। बिल्कुल। और आपने जहां जहां भी एसएसपी रहे, आपने मिशन चलाए कि बेगुनाह लोगों को जेल से बाहर लाया जाए। बिल्कुल। तो लेकिन जो लोग उन्हें जेल में भेजते हैं, बेगुनाह लोगों को उन पे झूठे मुकदमे लगा के, झूठे तरह फंसा के, आपने ऐसे लोगों को फटकार भी लगाई है। तो ये जो एक सोच है बेगुनाह लोगों को बंद करके केस बंद कर देने की, ऐसे पुलिस कर्मचारियों के लिए आपका क्या कहना है? ये साइकोलॉजी क्या है और इसे कैसे रोका जाना चाहिए, क्यों रोका जाना चाहिए? देखिए, इसमें होता क्या है कि जब आप केस वर्कआउट आप नहीं कर पा रहे होते हैं, दबाव में आके केस को गलत खोल देते हैं, तो आप पक्का मानिए कि दूसरा केस फिर से होगा और अपराधी जश्न मनाते हैं, पुलिस की नाकामयाबी पे हंसते हैं। जब बेगुनाह लोग जेल भेजे जाते हैं, वो जश्न मनाते हैं, वो कहते हैं देखो क्या बेवकूफ किस्म के पुलिस अधिकारी, अब हम दोबारा करेंगे, फिर दोबारा होता है। अपराध तब तक नहीं रुकेगा जब तक सही अपराधी को आप जेल में नहीं भेजेंगे। बेगुनाह को भेज के आप थोड़ी देर के लिए आप अपनी पीठ तपा सकते हैं, 10 मिनट के लिए प्रेशर अपना कम कर सकते हैं, लेकिन आप अपराध नहीं रोक सकते, ये तय बात है। और दूसरी बात, जो बेगुनाह अंदर गए हैं, ये ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, उनकी बद्दुआएं किसी न किसी रूप में आपको आकर लगेंगी, और जब वो लगेंगी आपको आकर, तो आप याद करोगे मैंने कितने कितने गुनाह किए। ये याद रखिएगा, ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो गलत काम। आपकी कार्यशैली जो हमने ऑब्जर्व की कि आप क्राइम खत्म करने के साथ साथ क्रिमिनल को भी खत्म करने के लिए जाने जाते हैं। आप जड़ से ही खत्म कर देते हैं। जब क्रिमिनल खत्म हो जाता है तो क्राइम भी खत्म होगा। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आपको कहा जाता है। जब आप एनकाउंटर करते हैं तो क्या आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा एनकाउंटर हुआ जिसके एनकाउंटर के बाद में आपको अफसोस हुआ हो, या आप संतुष्ट हैं कि आपके हाथों जितने एनकाउंटर हुए हैं वो सोसाइटी के हक में बेहतर है? देखिए, मैं आपको, ये एक ऐसा विषय है जिस पर शॉर्ट में चर्चा करना मेरे ख्याल से न्याय संगत नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि कोई भी एनकाउंटर सुखद नहीं होता है, उसमें एक हमेशा दर्द का एक पॉइंट होता है। एट द सेम टाइम वो उतना ही दर्द होता है जब आप वो क्रिमिनल्स जब इनोसेंट को 5-5 इनोसेंट को मार देते हैं, किसी बाप को मार देते हैं जिसकी बेटी की 3 दिन बाद शादी होनी होती है। वो उतना ही पेनफुल होता है जब आप किसी इकलौते बच्चे की हत्या कर देते हैं, जिस बच्चे को जो है बाप बचपन से मेले में बिठा के खिला रहा है। दुनिया में बहुत पेन है। आई जस्ट विश कि हमारा सिस्टम इतना मजबूत हो, इतना उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस इतने अच्छे हों कि नंबर 1, किसी को ऐसे अपराध करने की आवश्यकता ना पड़े, जरूरत ही ना हो। एक्सट्रीम अपराध नहीं, छुटपुट अपराध हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। छुटपुट मीन बहुत छोटे मोटे, लेकिन जो बॉडी ऑफेंसेस होते हैं जिसमें किसी की जान जाती है, देखिए अब पैसा छिन जाता है किसी का, वापस आ सकता है, लेकिन जान चलेगी तो वापस नहीं आएगी। किसी को आपने गंभीर रूप से हाथ काट दिया, पैर तोड़ दिया, दोबारा नहीं जुड़ेगा। वो अपराध बिल्कुल ना हो। मेरी एक ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारे समाज को इतना सभ्य बनाए या इस दिशा में लेकर जाए कि इस तरीके के अपराध बिल्कुल ना हो और इतने शानदार चेक्स एंड बैलेंसेस हमारे सिस्टम में आए ताकि कोई भी इनोसेंट व्यक्ति को बिल्कुल सजा ना मिले, क्योंकि इनोसेंट व्यक्ति को जिस दिन आप जेल भेजते हैं उस दिन हम एक अपराधी पैदा करते हैं। अंत में मैं वुमेन हेल्पलाइन से ख़त्म करना चाहूँगा। वुमेन हेल्पलाइन को आपने उत्तर प्रदेश में इतना मजबूत बनाया, उससे पहले वुमेन सेफ्टी को लेकर कोई मिशन ही नहीं चलता था। नवनीत सिगेरा ने मेन पुलिसिंग को छोड़कर वुमेन सेफ्टी को क्यों फोकस किया था और इसमें कितने संतुष्ट रहे आप? अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पूरे पुलिसिंग करियर का सबसे ज्यादा संतोषजनक, सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग जो एक्सपीरियंस था वो वुमेन पावरलाइन को सेटअप करना, उसको बड़ा करना, और जिस तरीके से एक छोटा सा बच्चा होता है उसको गोद में पाल के आप बड़ा करते हो, उसको चलना सिखाते हो, फिर वो चलता है, दौड़ता है, खेलता है, फिर आपसे बात करना शुरू कर देता है। तो मैं वहाँ 5 साल रहा।
तो 5 साल एक जगह आप रहते हो तो उसको बिल्कुल बच्चे की तरह मैंने बड़ा किया और वो आज भी चल रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है कि अभी मैंने वहाँ पे पूछा था तो एसपी साहब ने बताया था 30 लाख से ज़्यादा कंप्लेंट उन्होंने सॉल्व की है। तो 2012 से लेकर अब तक 30 लाख कंप्लेंट्स आई हैं उस सिस्टम के ऊपर। आप सोचो, अगर ये 30 लाख कंप्लेंट नहीं है, ये 30 लाख लड़कियों को हमने एक श्रेणी बना दिया, उनको बोलना सिखा दिया। लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम लोग उनको ये करते हैं, आप बोलो मत, चुप रहो, सह लो। और मैंने महसूस किया कि अगर हम अपनी बच्चियों को, लड़कियों को एक बार बोलना सिखा दें, कुछ भी गलत हो बोल दो, एक बार मुंह खोल दो, तो दोबारा गलत नहीं होगा। विमेन पावर लाइन का पर्पज ही ये था कि आप बोलना सीखो। और 30 लाख जो कंप्लेंट उन्होंने करी, कैसे करी? फोन पे करी। कैसे करी? बोल के करी। तो 30 लाख लड़कियों को विमेन पावर लाइन ने बोलना सिखा दिया, उनको बेखौफ होकर सिस्टम के ऊपर भरोसा करना सिखा दिया। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? नवनीत जी, आखिरी सवाल, पत्रकारिता के बदलते दौर को आपने बहुत करीब से देखा है। पत्रकारिता क्या होती है आप गहराई से जानते हैं। हर आदमी जिसे देखो वो पत्रकार बनना चाहता है। जीरो से लेके ऊपर तक आपने हर स्टेज को देखा है। डायलिंग वाले फ़ोन से लेके स्मार्टफोन आपने देखा है। तो जो बच्चे पत्रकारिता में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या वर्तमान की पत्रकारिता, इस पे आपका मार्गदर्शन और आपका राय जानना चाहता हूँ। देखिए भाई जी, आपने मुझे समय दिया है कम, वो आप टॉपिक वो पूछ रहे हैं जिसपे ना पूरे दिन पे डिबेट हो सकती है। नटशेल में बताऊंगा तो शायद मैं उतना ऑनेस्ट नहीं रह पाऊंगा और मार्गदर्शन कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक बार जो है लखनऊ आए या मुझे दोबारा यहाँ बुलाएं, हम लोग बैठ के इस पे एक अलग से चर्चा करेंगे। ये लंबा विषय है, लेकिन यही है कि अपने इस इंटरव्यू को मैं इस बात से अंत करना चाहूंगा। देखिए, हम कहाँ जन्म लेते हैं हम में से कोई तय नहीं करता। क्या कोई तय करता है कि हम उस घर में जन्म लेंगे? नहीं करते ना। और ये हमारा एक बिंदु है जहां से हमारा जीवन स्टार्ट होता है, ठीक है? जीवन होता है बीच में, और उसके बाद एक बिंदु ऐसा था जब हम इस दुनिया से रुखसत होते हैं। क्या हम तय करते हैं कब होंगे? बिल्कुल नहीं करते। जिंदगी की शुरुआत और जिंदगी का अंत दोनों ही अस्थायी हैं। फिर इसके बीच में हम स्थायित्व क्यों ढूंढते हैं? हम सर्टेनिटी ढूंढते हैं, हम ये ढूंढते हैं, वो ढूंढते हैं, हम ये करेंगे, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा सर, ये दो बिंदु ऐसे ही रहेंगे। इसीलिए कभी भी आप कोई भी प्रोफेशन करें, अपने ईश को, अपने ईश्वर को साक्षी मान के, और जो सामने विक्टिम है उसकी जगह खड़े होकर महसूस करें कि अगर मैं वहां होता तो मैं पत्रकार से क्या उम्मीद करता, वो क्या बोलता, वो बोले। नवनीत जी, आपने हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक नवनीत सिकेरा, जिन्होंने आईपीएस सिलेक्शन से लेकर अपने उच्च स्तर तक पहुंचने का हमारे साथ में एक्सपीरियंस शेयर किया और उन बच्चों को मोटिवेट किया कि जो बच्चे हिम्मत हार जाते हैं और उन बच्चों को लगता है कि ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाए। ज़िंदगी हर फेलियर के साथ में एक नई ज़िंदगी शुरू होती है, उसे चैलेंज मानना चाहिए। नवनीत सिकेरा एक ऐसी ही मिसाल हैं, और जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आप नंबरों के पीछे कतई ना दौड़ें, आप काबिलियत के पीछे दौड़ें। ये नवनीत सिकेरा का मूल मंत्र आप अपने जहन में रखें, और कभी भी नेगेटिव भाव कोई भी बच्चा या पेरेंट अपने दिमाग में ना लाए, ना रिश्तेदारों की वजह से, ना टीचर की वजह से, ना प्रिंसिपल की वजह से। हम सब में कुछ खास है। नवनीत सिकेरा जी के इस पूरे इंटरव्यू में उन बच्चों के लिए एक मार्गदर्शन दिया गया है, वो रास्ता दिखाया गया है जो आपको जिंदगी के उच्च स्तर पर ले जाने में और आपको एक शानदार नागरिक बनाने में अहम योगदान देगा। फिलहाल मुझे और नवनीत सिकेरा जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्य के साथ।